हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग बंदा। आज बहुत दिनों बाद मैं किसी एग्ज़ाम का रिव्यू कर रहा हूँ। करीब अच्छे खासे मुझे लगता है मैंने अप्रैल मंथ में लास्ट एग्ज़ाम दिया था, वो ESIC UDC का प्री जो मैंने दिया था। उसके बाद से मैंने लगभग अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं दिया था। मैंने फॉर्म भरा था RRBPO का, बट मैं देने नहीं गया था। IBPS क्लर्क होने के बाद, इंडियन बैंक में ज्वाइन करने के बाद मैंने अभी तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया है। हाँ, मैंने भरा है, मैंने बस RRBPO जैसा मैंने बोला RRBPO भरा था, लेकिन मैं देने नहीं गया था। RRB क्लर्क तो मैंने भरा ही नहीं था, SBI क्लर्क भी मैंने नहीं भरा है, IBPS क्लर्क तो मैंने भरा ही नहीं था। तो ये सारे एग्ज़ाम मैंने नहीं भरे थे। IBPS PO मैंने भरा था। तो आज का सेकंड शिफ्ट था मेरा एग्ज़ाम। 16 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट मेरा एग्ज़ाम था। चलो रिव्यू करते हैं IBPS PO 2022 का प्रीलिम्स। तो ऐसे कुछ खास मेरी तैयारी नहीं थी, क्योंकि मैं पता ही है जॉब के साथ करना चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। क्योंकि आपको एक तो मैं 6 बजे तक रूम आता हूँ, उसके बाद खुद को मैनेज करना, सब कुछ खाना पीना, बहुत तरह की चीज़ें हैं जो मैनेज करनी पड़ती है। कपड़े धोना, रूम साफ़ रखना, डिफरेंट चीज़ें हैं जो मैनेज करनी पड़ती है। तो इतनी आसान नहीं हो पाती। फिर भी वो इतने दिनों से एक वो जो एक्सपीरियंस होता है ना प्रीलिम्स देने का, और इतने दिनों से जो मैं पिछले साल जो मैंने तैयारी किया था, तो एक पता था कि हाँ, एक स्ट्रैटेजी मेरा था कि मुझे ये सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व करना है, सारी चीज़ें क्लियर थी। तो ऐसी कुछ खास प्रॉब्लम नहीं थी मुझे प्रीलिम्स को लेकर। मैं पहले से ही कॉन्फिडेंट था कि प्रीलिम्स तो मैं कैसे भी करके मैनेज कर लूँगा। तो मैंने करीब पिछले एक वीक पहले 2 मॉक दिए थे और कुछ पजल के प्रैक्टिस किए थे, इस पजल में स्पीड बढ़ाने के लिए। इसके साथ साथ मैंने एरर करेक्शन के वीडियोस देखे थे, ताकि वो जो मैं पहले मुझसे लगभग एरर सही हो जाते थे। तो मैंने अपने भी वीडियोस देखे थे, बैंकिंग बंदा में जो मैंने वीडियोस डाले थे वो सब भी मैंने देखे थे। क्योंकि लिटरली जब आप पढ़ाई से थोड़े से अलग होते हो तो चीज़ें थोड़ी सी एरर करेक्शन लोग भूल जाते हैं। मैं तो भूल चुका था, मैं झूठ नहीं कहूँगा। कुछ चीज़ें थी जो मैं भूल गया था। तो मैंने उस सारी चीज़ों को फिर से एक बार देखा, क्लियर किया, क्योंकि मुझे पता था कि जहाँ जहाँ मुझे डाउट हो सकता है वो चीज़ें मैं रेडी कर लूँ। कुछ रॉन्ग नंबर सीरीज, कुछ नंबर सीरीज की मैंने प्रैक्टिस कर लिया था, करीब 30 क्वेश्चन। कल का दिन मैंने एक ब्रेक लिया था बैंक से, मैंने सर को बोल दिया था कि मैं नहीं आऊँगा कल। तो कल पूरा दिन मैंने सारा चीज़ें रिवाइज़ किया था, लाइक रॉन्ग नंबर सीरीज कुछ प्रैक्टिस किया, नंबर सीरीज कुछ प्रैक्टिस किया, सारी चीज़ें प्रैक्टिस करके ठीक ठाक एक अपना बना लिया था कि हाँ चलो। और ऊपर से सीट भी इतनी ज़्यादा है कि कॉन्फिडेंस तो था ही कि चलो अच्छा जाएगा, देख लूँगा क्या होगा। और जैसा कि कल 15 का मैंने रिव्यू देखा था, तो पेपर शिफ्ट के साथ साथ टफ होते जा रहा था। तो मुझे लगा कि ठीक है, चलो सेकंड शिफ्ट में है, थोड़ा सा बचे हुए हैं, थर्ड में नहीं है। तो मैं गया एग्ज़ाम देने IBPS PO। सबसे पहले पता ही है इंग्लिश का ओपन होता है। तो इंग्लिश जो था उसमें क्या क्या चीज़ें आई हुई थी। जैसे मेरा पेपर ओपन हुआ ना, तो सबसे पहले मुझे दिखा एरर करेक्शन। और वहाँ पे ना मैंने क्या किया कि मैंने इनकरेक्ट वाले टिक मार दिया, लेकिन वहाँ पे दिया हुआ था करेक्ट। 2-3 क्वेश्चन बनाने के बाद मैं इसकी आगे गया। एरर करेक्शन करीब शुरू में 3 क्वेश्चन थे, बाद में और 2 क्वेश्चन थे, शायद 4 या 5 ऐसे क्वेश्चन थे। जितना मुझे लगता है 4 क्वेश्चन थे एरर करेक्शन के। तो मैंने 2 पहले बनाया, फिर वहाँ उसके बाद आया वर्ड स्वैपिंग वाला क्वेश्चन जो 5 थे, ये सॉल्व किया। उसके बाद आया RC। टोटली मैंने RC के साथ 10 क्वेश्चन थे, शायद 10 क्वेश्चन थे। मैंने इसको अवॉइड किया। अवॉइड करके मैं आया, मैं देखा कि एरर करेक्शन में यहाँ पे करेक्ट लिखा हुआ है। फिर मुझे याद आया, अरे मैंने क्या पहले गलत कर दिया है क्या। फिर मैंने जाकर देखा कि अरे वहाँ तो करेक्ट चूज़ करना था। फिर मैंने वहाँ पे जाकर उसे ठीक किया। यहाँ पे फिर एरर करेक्शन बनाया। फिर था यहाँ पे फिलर्स थे, फिलर भी करीब 5 के आसपास थे, मुझे अच्छे से याद नहीं है, मैं जितना बताता हूँ वो देख लो। ये टॉपिक के थे। उसके बाद फिलर के बाद पैरा जंबल थे। पैरा जंबल 5 मार्क्स के थे। तो मुझे पैरा जंबल अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो मुझे बस एक ही क्लियर था, उसका लास्ट लाइन। तो मैंने बस वही टिक किया और मैं आगे बढ़ गया, ज़्यादा टिक करने नहीं गया। मुझे लग रहा था कि मैं शायद गलत हो जाए, क्योंकि बहुत दिन हो चुके थे ऐसे पैरा जंबल के क्वेश्चंस को किए हुए मुझे। तो मैं यहाँ पूरा पैरा जंबल अवॉइड किया। फिलर में मैंने क्वेश्चंस बनाए, एरर करेक्शन लगभग सारे बनाए। वर्ड एरर तो बहुत ही इजी थे, आराम से बने। यहाँ RC के 10 क्वेश्चन मैंने बनाए। तो मैं काउंट करता हूँ, RC के अगर 10 लेके चलता हूँ, इसके 4, वर्ड के 5 और फिलर के 5 और इसके 5, कितने हुए 5, 5, 15 एंड 5, 20। हाँ,
यही 30 क्वेश्चन थे जितना, तब ये एरर 5 ही होगा। तो ये 30 क्वेश्चन आए हुए थे इंग्लिश में। तो मेरे जो अटैम्प्ट थे वो 25 थे। 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ से छोड़े थे, 1 क्वेश्चन मुझे लगता है मैंने फिलर के छोड़े थे। तो 25 मैंने यहाँ पे अटैम्प्ट किया था इंग्लिश में। मुझे नहीं लगा कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा टफ आया था। अगर आरसी को छोड़ दिया जाए तो इंग्लिश 20+ करने लायक इंग्लिश था। अगर आप 6-7 मंथ से प्रिपेयर कर रहे हो या 1 साल से भी प्रिपेयर कर रहे हो या आपका सेकेंड अटैम्प्ट है तो 20+ तो करने लायक पेपर था। ऐसा नहीं था कि नहीं था। हाँ, गलत हो वो अलग बात है, कुछ चीज़ें गलत होती है वो अलग बात है, पर हाँ 20+ अटैम्प्ट हो सकते थे। लेकिन आप अगर बिगिनर हो, 1-1.5 मंथ हुए आपके प्रिपरेशन के, तो भी 15+ अटैम्प्ट मैं मानता हूँ कि होना तो बनता है, क्योंकि पेपर इतना भी टफ नहीं था। 15+ अटैम्प्ट होना बनता है अगर आप बिगिनर हो तो। इसके बाद जो पेपर आया वो था क्वांट का। देखो क्वांट में मेरा फंडा पूरा क्लियर है, अरिथमेटिक में सॉल्व करने नहीं जाता, जब तक ज़रूरत ना पड़े मैं सॉल्व करने नहीं जाता। मैंने पहला क्वेश्चन डीआई उठाया, डीआई बनाया जो निहायत ही ईजी था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था बट बहुत ही ज़्यादा ईजी था। उसके बाद फिर सेकंड डीआई आया, वो डीआई मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया क्योंकि वो अजीब सा चीज़ लिखा हुआ था एक जगह, एक वो टेबल डीआई में, मतलब नंबर दिया हुआ वो लिखा आउट ऑफ द समथिंग ऐसे करके। थोड़ा देर तक तो मुझे कन्फ्यूजमेंट आ गया, कहना क्या चाहते हो भाई तुम। तो फिर मैंने बोला कि मुझे लगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये जस्ट ये वर्डिंग का गेम प्ले दिया हुआ है ताकि लोग थोड़ा कंफ्यूज हो, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं था। फिर मैंने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया, थोड़ा सा समय लगा लेकिन मैंने आराम से बनाया। डीआई दूसरा डीआई मैंने सॉल्व किया, यहाँ से मेरे 10 क्वेश्चन बन गए। ओके, नहीं मैं बताता हूँ, डीआई मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन बनाए थे, इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन था उसको मैंने अवॉइड किया, उतना समय नहीं था सॉल्व करने के लिए। देखो मैंने पहले ही कहा है स्ट्रेटजी वीडियो में ना कि डीआई को बनाने जाओ, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जो वहाँ पे दिए रहते हैं आपका टाइम वेस्ट कराने के लिए। 100% आपको दिए रहेंगे कि आप उसमें 2 मिनट वेस्ट कर लो, 1.5 मिनट वेट कर लो कैलकुलेट करके, तो वो मैं करने नहीं जाता। बड़े क्वेश्चन में करने जाता ही नहीं हूँ, मैं स्किप करता हूँ, आगे जाता हूँ। तो 9 क्वेश्चन मैंने डीआई से बनाए। उसके बाद मेरा आइडिया पूरी मेरा ऐसा सिस्टम रहता है कि मुझे अब क्या करना है। मुझे पता था कि अब तो मेरे डीआई का पार्ट हो चुका है, अब मुझे स्पीड मैथ करना है। तो स्पीड मैथ में जो आया था वो सिंप्लीफिकेशन था, वहाँ से 5 क्वेश्चन बनाए, और एक क्या था वो क्वाड्रेटिक, यहाँ से मैंने 5 क्वेश्चन बनाए। तो टोटल यहाँ पे कितने क्वेश्चन हुए? 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन हुए। शायद सिंप्लीफिकेशन और ज़्यादा आए हुए थे, जितना मुझे याद है, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है। कुछ ऐसा था कि यहाँ से मुझे 20 क्वेश्चन के आसपास बन रहे थे, और 2-3 मैंने अरिथमेटिक बनाया। तो उस हिसाब से मेरे जो अटैम्प्ट हुए वो 23 क्वेश्चंस अटैम्प्ट हुए। तो मैं ऐड करता हूँ, 25 हुए इंग्लिश से, 23 हुए कहाँ से? क्वांट से। ये मेरा अटैम्प्ट था। इसके अलावा अरिथमेटिक के क्वेश्चन थे जो मैंने बताया, 2 डीआई का, 2 टेबल बेस्ड ही डीआई थे। उसके बाद अरिथमेटिक के क्वेश्चन थे जो मैंने देखा भी नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन तो मैंने 3-4 क्वेश्चन, जैसा मेरा प्लान रहता है, मैं आपको पहले भी बोला हूँ कि पीओ के पेपर में आपको सब बनाने नहीं जाना है। डीआई पर फोकस करना है, कैसलेट पर फोकस करना है, स्पीड मैथ पर फोकस करना है। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो कुछ चैप्टर आपको अच्छे से करके जाना है। जैसे मुझे मेंसुरेशन की कुछ चीज़ें क्लियर है क्योंकि उसमें फार्मूला याद करना पड़ता है, तो वो चीज़ मैं अटैम्प्ट कर लेता हूँ। उसके अलावा बोट इन जो होती है उसकी मैं चीज़ें अटैम्प्ट कर लेता हूँ। एक परसेंटेज में मंथली वाली चीज़ें आती है, वो भी चीज़ें ईजी होती है, वो भी मैं अटैम्प्ट कर लेता हूँ। तो ये छोटी चीज़ें होती है ना, जहाँ से आपको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आने से आप कर सकते हो। तो मेरा ये पूरा थीम सेट करके ही मैं प्रीलिम्स देने जाता हूँ। हो सकता है कि कभी ऐसा ना हो, लेकिन कभी वो थीम काम ना करे, हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई गारंटी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीज़ वहाँ पे काम करेगा। और नहीं भी करेगा तो भी आपको ठीक ठाक नंबर आ जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये था मेरा क्वांट का। उसके बाद आया रीजनिंग। रीजनिंग में मेरा पूरा फंडा क्लियर है। कोई एक यूट्यूबर है, मैं मुझे नाम याद पता नहीं उनका, वो SBI पीओ थे, करीब 2 साल पहले मैंने उनका वीडियो देखा था। तो वो सर बोलते थे ना कि हम लोग क्या करते हैं ना कि जाते हैं हार्ड चीज़ों को छोड़कर पहले इजी चीज़ों को करने जाते हैं पजल में, जो अक्सर सभी लोग कहते हैं कि यार रीजनिंग में कि पहले मिसलिनियस बनाओ फिर पजल बनाओ, ऐसे सभी लोग कहते हैं। मैं भी ये मानता हूँ कि ठीक है, सही है। मैं भी कभी कभी सबसे पहले मिसलिनियस 2 मिनट ट्राई कर लेता हूँ,
कुछ चीज़ें, क्योंकि उससे ना एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि हाँ क्वेश्चंस बन रहे हैं, 5-6 क्वेश्चन बन जाते हैं, दिखने में अच्छा लगता है, एक साइकोलॉजिकल बैरियर जो होता है उससे हम लोग निकल जाते हैं। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि डायरेक्ट पजल में जंप मार देता हूँ, अब पूरा पजल बनाता हूँ लास्ट तक, और लास्ट के 3-4 मिनट में मैं मिसलिनियस बनाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपने एक पजल छोड़ा लास्ट के लिए ना, तो वो टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ना, आपने घड़ी देख लिया तो वो तो बनने से रहा पजल, वो कितना भी इजी पजल हो आपसे नहीं बनेगा। तो आज मुझे तो पता था कि चलो मैं तो मतलब एक तरह से एग्ज़ाम ऐसे ही देने गया था, तो मैंने इस पहला क्वेश्चन ही पजल पकड़ा, मैंने डायरेक्ट पजल बनाने स्टार्ट किए। डायरेक्ट मैंने 4 क्वेश्चन 4 या 3 क्वेश्चन जो भी था, 4 क्वेश्चन शायद थे पजल के, जिसमें से 3 क्वेश्चन मैंने ईजिली सॉल्व कर दिया आराम से, बिना कुछ ज़्यादा समय भी नहीं लगा, कहीं फंसा भी नहीं, आस्ते आस्ते करके सॉल्व किया मैंने 15 क्वेश्चन। 3 पजल शुरुआत से मैंने पजल सॉल्व किए, पजल सॉल्व हुए, 15 क्वेश्चन मेरे हाथ में थे। अब मुझे पता था कि मुझे अब सॉल्व करने हैं डिफरेंट चीज़ें। मैंने एक और पजल देखा था, पर मैं उसको पे सॉल्व करने नहीं गया, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा ना कि अगर मैं उसको सॉल्व करने जाऊँ ना तो मैं शायद फंस जाऊँ, शायद मुझे ऐसा लग रहा था। मैं उस पर फोकस करने नहीं गया, क्योंकि मुझे देखो पहले से पता है कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है, जो चीज़ें मेरी स्ट्रेंथ है मैं उस पर ही वर्क करता हूँ मोस्टली। तो मेरे स्ट्रेंथ के जो पजल थे मैं उस पर ही सारा पजल मैंने बना लिया। फिर एक पजल मुझे लगा कि शायद मैं फंस जाऊँ, तो मैं उसे छोड़ दिया। यहाँ से 15 क्वेश्चन क्लियर थे। उसके बाद जो क्वेश्चंस आए हुए थे वो थे पजल में, बताता हूँ क्या क्या पजल था। एक था वो 2 साइड देखने वाला पजल, ये एक पजल था, ठीक है। एक पजल था जनवरी फरवरी, जितना मुझे याद है 3 मंथ था, 9% थे, ओके। एक था हाँ नहीं, टोटल 5 पजल आए हुए थे, सॉरी, जिसमें से 4 पजल मैंने बनाए थे। एक पजल था ये, एक पजल हुआ, एक पजल हुआ ये, एक पजल था 9 बॉक्सेस लेकिन किसी का भी फिक्स नहीं था, और एक पजल था 2 वेरिएबल वाला, और एक पजल था कुछ बॉक्सेस थे उसमें कुछ लिमिटेड कुछ नंबर ऑफ समथिंग रखे हुए थे, जिसका कुल टोटल 157 था। बॉल्स पकड़ के चलो, बॉल्स नंबर ऑफ बॉल्स था। अब उसमें कुछ कंडीशन होगा, ये क्वेश्चन मैंने अवॉइड किया। मैंने ये 2 वेरिएबल वाला पजल बनाया, 9 बॉक्स वाला बनाया, जनवरी फरवरी वाला बनाया, इसके अलावा ये भी बनाया। तो ये 4 पजल 20 क्वेश्चन मेरे बन चुके थे। अब मुझे पता था कि अब मुझे मैं इस 5 पे जाऊँ या नहीं जाऊँ, तो मैंने बोला नहीं जाऊँ, मैं नहीं करूँगा, मैं आगे बढ़ा। इसके साथ साथ 20 के बाद मैंने 3 क्वेश्चन किए, 3 क्वेश्चन किए, क्या क्या थे 3 क्वेश्चन, शायद इनइक्वालिटी के थे शायद, और एक थे 3 क्वेश्चन थे, किसके थे याद नहीं आ रहा मुझे अच्छे से, हाँ सिलॉज्म के। इसके अलावा कुछ मैंने मिसलिनियस क्वेश्चन किए थे। तो सब लेकर जो मेरे अटेम्प्ट बने थे वो 29 बने थे, शायद 29, हाँ 29 ही बने थे। 6 क्वेश्चन मेरे छोटे थे जितना मुझे लग रहा है। एक तो पजल मैंने छोड़ा है, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा कि पजल के टोटल 25 मार्क्स के क्वेश्चन थे या नहीं थे, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने 3 क्वेश्चन बनाए थे, ये इसके क्या बोलते उसको, मैं शायद तब 3 ही पजल मैंने बनाया होगा, शायद तब मैंने 3 ही पजल, शायद 4 ही पजल तब आया हुआ था, 4 ही पजल आया हुआ था, जिसमें से 3 पजल मैंने बनाया था, तो वहाँ से 15 मार्क्स आया। 3 क्वेश्चन का सिलॉज्म, 3 क्वेश्चन का ब्लड रिलेशन, 3 क्वेश्चन का इनइक्वालिटी, कितने हुए 24 हुए ना यहाँ पे, और 2 क्वेश्चन थे वर्डिंग के 26। तब शायद कोई एक पजल रहा होगा जो 3 मार्क्स का आया होगा, 3 क्वेश्चन जिसमें होंगे, शायद मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है। तो 29 के मेरे टोटल अटैम्प्ट थे। तो ये पजल जैसा था, जैसा रीजनिंग का पेपर था, अगर आप 1 साल से तैयारी कर रहे हो, आपका सेकंड अटैम्प्ट है, तो 100% आपको 25 से प्लस इस वाले पेपर में तो बनाना ही चाहिए था। इस वाले पेपर में, अदर शिफ्ट का मैं नहीं कह सकता, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ आपको बनाना चाहिए था। अगर आप फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हो, 2-3 मंथ हुए हैं, तो मिनिमम 17-18 मार्क्स तो आपको इस पेपर में बनाना ही चाहिए था। जैसा पेपर आया था, मैं इसे हार्ड किसी भी एंगल से टफ नहीं कहूँगा, पेपर इजी ही था। तो मेरे जो टोटल अटैम्प्ट बने थे वो 25, 23 एंड 29, 77 मेरे अटैम्प्ट बने थे टोटल एग्ज़ाम में। अब पता नहीं मार्क्स कितने आएंगे, बट ये मेरे अटैम्प्ट थे। तो गुड अटैम्प्ट में मैं बोलूँगा थर्ड शिफ्ट के लिए गुड अटैम्प्ट जो होंगे मेरे अनुसार से,
वो किसी भी एंगल से फिर 20, क्वांट में 17 के आसपास और रीजनिंग में 20 के आसपास, मतलब 57 तो नहीं, 60 के अराउंड गुड अटैम्प्ट होंगे। सम कर लो, एक 60 के अराउंड गुड अटैम्प्ट होंगे थर्ड शिफ्ट में, बहुत अच्छा अटैम्प्ट। देखो सीट्स बहुत ज़्यादा है, अगर आप एक्यूरेसी मेंटेन करते हो 660 पे भी तो क्लियर होने के मैक्सिमम चांसेस है मेरे अनुसार से। जैसे पिछले साल देखो 50 था कट ऑफ, उसमें 5700 सीट थे। अभी इस साल अप्रॉक्स 8500 सीट्स है, जो मुझे लगता है 10,000 जाएंगे ही जाएंगे। तो किसी भी एंगल से जो कट ऑफ है 55 क्रॉस नहीं करना चाहिए, किसी भी एंगल से नहीं करना चाहिए, चाहे पेपर इजी ही क्यों ना रहे, क्योंकि इतने सारे सीट्स से इतने सारे लड़कों को वो चूज़ करेंगे। मिनिमम 15 टाइम्स तो लड़के को चूज़ करेंगे, 1.5 लाख स्टूडेंट्स। तो ये इतना आसान नहीं है कि 55 से ज़्यादा कट ऑफ आ जाए। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अलग जगह कमेंट कर रहे हैं 70। वो कमेंट इतने भी ज़्यादा नहीं है कि वो 1.5 लाख क्रॉस कर जाए। आप वो कमेंट देखोगे तो 10,000 से भी कम होगा। तो आप कैसे कह सकते हो कि 55 से कम कट ऑफ नहीं जाएगा? 100% जाने के चांसेस हैं। तो अगर 60 के आसपास अगर आपका है तो कूल रहो, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो एग्ज़ाम कैसा भी हो, अब चाहे इजी हो, टफ हो, कट ऑफ की बात वो अलग चीज़ है, लेकिन 60 अटैम्प्ट होनी चाहिए इस पेपर में, मुझे ऐसा लगता है। और आप फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हो, 50 के आसपास अटैम्प्ट है तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप कुछ सीख कर तो आए। मेरा भी फर्स्ट टाइम पे ऐसा हुआ था, RRB PO में मेरा फर्स्ट टाइम में 37 नंबर आए थे। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो होता है ऐसा, तैयारी करते करते अपने आप आपका भी सेकंड टाइम जब होगा तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। बस रुकना नहीं है ना। अभी ऐसा नहीं है कि IPS PO हो गया तो मैं मेंस का तैयारी नहीं करूँ। आप मेंस का तैयारी में लगो, क्योंकि देखो मेंस का तैयारी करने का आप समय नहीं पाओगे ज़्यादा। तो आप मेंस का तैयारी भी करो, प्रीलिम्स का भी तैयारी करो। हाँ, हो सकता है कि आप अगर GA पे अभी फोकस नहीं करना चाहे तो वो डिफरेंट बात है, वो अलग बात है। आप GA कैप्सूल से ही पढ़ के जा सकते हो अगर आपका क्लियर हो जाए मेंस तो। बट रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, इन चीज़ों पे तो फोकस करो, क्योंकि इन चीज़ों का जो पढ़ाई है वो आपको प्री में भी काम आएगा। समझ रहे हो ना? और एक वीडियो लेकर आऊँगा ना मैं, जहाँ मैं आपको बताऊँगा कि मेंस का पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।